हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं बाबा इरशाद नकवी, अकाउंट टीचर। आज जो मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ तो वो इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स पार्ट 2 है। और आज के टॉपिक में मैं सोर्सेस बताऊंगा कि इनकम ऑफ सोर्सेस में कौन कौन से हेड हैं। तो उन सोर्सेस का जो फर्स्ट हेड मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में उसकी सारी चीज़ें बताई जा सकें, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो आज के पार्ट में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का नेक्स्ट वीडियो एक होगा, उसमें वो कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो जो इस वीडियो में रह जाएगी बात, वो बात आपकी रहेगी इंटरेस्ट ऑन लोन और प्री कंस्ट्रक्शन जो होता है, प्रीसीडिंग ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, वो टॉपिक इसमें छूट जाएगा। क्योंकि वो टॉपिक अगर इसमें मैं इंक्लूड करूँगा तो बहुत बड़ा ये टॉपिक हो जाएगा। और मेरी ये वीडियो उन सभी सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है, और जो अकाउंटेंट हैं, जो आईटीआर वगैरह सब बनाते हैं, उनके लिए है। और बीकॉम में भी ये चैप्टर आता है, तो बीकॉम के लिए भी ये वीडियो होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी आदमी है, उसके पास एक ख़ुद का घर है तो उसको सेल्फ़ ऑक्यूपाइड करता है, यानी सेल्फ़ रेजिडेंस पर्पस के लिए या सेल्फ़ प्रोफेशन पर्पस के लिए। तो सेल्फ़ रेजिडेंस अगर करता है तो वो टैक्स फ्री है, वो जो है एग्जेम्प्ट है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। और ख़ुद का प्रोफेशन अगर उसमें कुछ पार्ट में कर रहा है, कोई पार्ट उसका लिए हुए है हाउस का या फुल पार्ट लिए हुए है, तो वो जो प्रोफेशन इनकम होगा तो उस वाले टैक्स के दायरे में चला जाएगा। तो इसमें टैक्स तब लगता है कि जब लेट आउट दिया जाता है। लेट आउट यानी कि टेनेंट को हम ये रेंट पे देंगे, तो टेनेंट से जो एनुअली रेंट मिलेगा तो उस पर आपको टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। अब टेनेंट वो हाउस कोई भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, सेल्फ प्रोफेशन के लिए कर रहा हो, सेल्फ रेजिडेंस के लिए कर रहा हो, जिसको मतलब रेजिडेंशियल पर्पस भी बोल सकते हैं, तो वो लेट आउट माना जाएगा। अच्छा, सेल्फ रेजिडेंस अगर जैसे ओनर सेल्फ रेजिडेंस कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड तो होगा, उस पर टैक्स फ्री नहीं होगा। तो उसमें एक और चीज़ होती है जो आगे आगे चल के मैं बताऊंगा, अभी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेल्फ प्रोफेशन के लिए बिल्कुल एग्जेम्प्टेड होगा यहाँ पे, उसमें किसी भी तरीके का हाउस प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का कोई टैक्स इनकम नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक हाउस है, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, यहाँ पहले लिख देते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी है, अब हाउस प्रॉपर्टी में इसको 2 तरीके से क्लासिफाइड कर देते हैं, 2 वे में इसको क्लासिफाइड किया। फर्स्ट इसका ये है कि ओनर, यानी कि ओनर यहाँ पे सेल्फ रेजिडेंस कर रहा है, यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है। एक ये है कि हमने इसको लेट आउट दिया है, लेट आउट मतलब रेंट पे देना, तो ये टेनेंट को हमने यहाँ पे रेंट पे दिया होगा, ये टेनेंट को रेंट पे दिया होगा, ये वो हो जाएगा। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड भी 2 अलग अलग तरीके से यहाँ पे है। एक ये ओनर सेल्फ रेजिडेंस कर रहा है, और ये एक ओनर सेल्फ प्रोफेशन कर रहा है, यानी ख़ुद का बिजनेस कर रहा है, ठीक है। लेट आउट में चाहे आदमी किसी भी तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा है, जैसे टेनेंट है यहाँ पे तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहा है, या प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। तो ये जो है ये मेरा टैक्सेबल होगा, ये टैक्सेबल इनकम होगी, इस पे हमारा टैक्स लगेगा जो भी हमको रेंट रिसीव होगा। और सेल्फ अगर बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो हमको रेंट रिसीव ही नहीं हो रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि मेरे पास एक घर है, हमने किसी किराएदार यानी टेनेंट को दिया है,
तो उससे रेंट अगर हमें मिलेगा, तो रेंट जब इसमें मिल ही नहीं रहा है, हम सेल्फ बिज़नेस के जो है यहाँ पे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें रेंट रिसीव ही नहीं हो रहा है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम के दायरे में ये आएगा ही नहीं। और सेल्फ रेजिडेंस में जब खुद इसको यूज़ कर रहे हैं तो रेंट पे दिए ही नहीं है, तब भी ये टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी होना चाहिए था। आप अगर बिल्कुल एक आसान लफ्ज़ों में समझिए कि मेरे पास कोई मकान है, हमने 10,000 पर मंथ किसी टेनेंट को रेंट पे दिया है, तो 12 मंथ्स का जो रेंट होगा तो 1,20,000 रुपीज़ होगा। और गवर्नमेंट ने जो भी टैक्स की यहाँ पे लिमिटेशन लगाई होगी, तो 1,20,000 का उसका परसेंटेज लगा कि गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे। लेकिन ये यहाँ पे बात यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पे ये चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि लोग टैक्स चोरी के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि रेंट उनको ज़्यादा मिल रहा है और कम शो कर रहे हैं, या अपने अपने जो है मतलब भाई को रेंट पे दिए हुए हैं, अपने अपने जो है रिलेटिव को रेंट पे दिए हैं, तो जो नॉर्मल रेंट है उससे कम पे रेंट पे दिए हुए हैं। या और भी रीज़न हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वो कोई गरीब आदमी को रेंट पे दिए हुए हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं तो उन्होंने कम रेंट ले रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी यहाँ पे रेंट टैक्स सेट होता है, जो म्यूनिसिपल वैल्यू होती है। एक्चुअल में जो हाउस वगैरह होता है तो उन सब चीज़ों का जो देखा जाता है तो वो म्यूनिसिपल मतलब वो देखता है, म्यूनिसिपल ऑफिस देखता है। तो यहाँ पे एक रेंट को समझना होगा कि रेंट की कौन सी वैल्यू ली जाए। यानी अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है कि हमें 1,20,000 का रेंट मिल रहा है, तो 1,20,000 के रेंट पे हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें जितना रेंट रिसीव हो रहा है वो हम नहीं मानेंगे, यहाँ पे रेंट को दूसरी जो है तरीके से माना जाएगा, गवर्नमेंट वो वैल्यू नहीं मानेगी। इसीलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि कौन सा रेंट एक्सेप्ट किया जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। कौन सा रेंट हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है, वो वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है। तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट किया जाता है, उसके अलग अलग रूल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू ली जाएगी तो वो वैल्यू होगी, इसके नंबर 1 डाल दे रहे हैं, तो ये होगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इसीलिए यहाँ पे निकाला जाता है, जो भी मैंने रीज़न बताया कि उसका रीज़न क्या होता है। सबसे पहले है ए फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू को बोलते हैं उचित किराया। जैसे मान लीजिए कि मेरी कोचिंग अंगूरी बाग में चलती है, तो वहाँ का हमको रेट मालूम है कि 11 के स्टैंडर्ड से कौन सी फ़ीस लेनी है, कितनी फ़ीस लेनी है, 12 के स्टैंडर्ड से कितनी फ़ीस लेनी है, अकाउंट पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं तो कितनी फ़ीस लेनी है। या हम अंगूरी बाग में रहते हैं, आप इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि पुराने लखनऊ में रहते हैं, तो हमें मालूम है कि कितने बड़े रूम का कितना बड़ा रेंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रेंट के लिए कोई घर खाली है, हम किसी टेनेंट को देना चाह रहे हैं, तो उस घर का रेंट कितना होना चाहिए। लेकिन अभी यही मैं अपने गांव में चला जाऊं, जहां मेरा गांव है, जैसे हरदोई है, हरदोई में चला गया, तो हरदोई के लिए मेरे पास वहाँ पे एक घर खाली है, वहाँ मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वहाँ कितने बड़े घर का रेंट कितना होना चाहिए। या हरदोई में मैं शिफ्ट हो गया, वहाँ जाके मैंने अपनी कोचिंग ओपन कर ली, तो मुझे वहाँ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वहाँ का हमें स्टूडेंट से फ़ीस कितनी लेनी चाहिए। तो एक फ़ेयर रेंट होता है। फ़ेयर रेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई नई जगह कोचिंग की है, या मेरा कोई नया जगह घर है, कोई जहाँ से मैं जो है वाकिफ़ नहीं हूँ, तो हम यहाँ पे दूसरे लोगों से एक एक्सेप्ट करेंगे कि दूसरे और उसी तरीके से घर देखेंगे, उसी जो है लोकेलिटी में, कि वहाँ पे कौन कौन से घर हैं, मेरे घर के हिसाब से वो वाला घर कैसा है, अपने ऐसे घर की सिमिलरिटी देखेंगे, उसी हिसाब से अपना हम एक रेंट तय करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने हरदोई में कोचिंग स्टार्ट करी है, तो मैं हरदोई में ये देखूंगा कि 11th और 12th जो भी लोकेलिटी में, जो भी एरिया में मेरी कोचिंग होगी, तो आस पड़ोस की और कोचिंग को मैं वहाँ पे जाके सर्च करूँगा, देखूँगा कि कितने रुपए का वहाँ पे बच्चों की फ़ीस पड़ रही है, 11th स्टैंडर्ड की, 12th स्टैंडर्ड की। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना भी फ़ीस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं उससे बहुत ज़्यादा करता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम करता हूँ तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो फेयर रेंट यही होता है, फेयर वैल्यू यही होता है कि आपके पास कोई अगर घर है तो उसका रेंट आप इसी जो है तरीके से तय करिए कि कैसे होगा, कितना होगा, कौन से लोकेलिटी में रहते हैं आपके, मतलब लोकेलिटी में उसी टाइप का, बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का जो घर है उसका रेंट कितना है, उसी हिसाब से अपने अपने घर का थोड़ा ऊंच नीच हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं। तो सबसे पहले फेयर रेंट यहाँ पे देखा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि फेयर रेंट है यहाँ पे 90,000 का, ये 90,000 यहाँ पे फेयर रेंट है। उसके बाद है यहाँ पे बी, म्यूनिसिपल रेंट। ये म्यूनिसिपल रेंट बोल लीजिए या म्यूनिसिपल वैल्यूएशन बोल लीजिए। देखिए म्यूनिसिपल ऑफिस वाले ही वो भी तय करेंगे कि आपकी लोकेलिटी का रेंट कितना होना चाहिए। अब वो भी तय उनका करने का तरीका यही होगा जो मैंने बताया, लेकिन वो देखेंगे कि आपने तय करने में कोई गलती ना कर दी गई हो, तो उन्होंने वो अपने तरीके से म्यूनिसिपल वैल्यूएशन तय करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन वालों ने जैसे तय किया कि आपके घर का रेंट 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि फेयर रेंट यानी यानी ये फेयर जो है वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू, इन दोनों में जो हायर होगा वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो आप अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे लिखेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट में फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू इन दोनों में जो हायर होगा यानी विच एवर इज़ ग्रेटर, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दी जाए तो जैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1,20,000 का है। अब जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू इन दोनों में एक तय किया जाएगा। यानी आपने जैसे फेयर वैल्यू ली और यहाँ पे आपने म्यूनिसिपल वैल्यू ली, तो फेयर वैल्यू है मेरी 90,000 की और म्यूनिसिपल वैल्यू है मेरी 1 लाख की। तो इन लोगों में दोनों में से कौन सा रेंट ज़्यादा है? यहाँ पर आपका म्यूनिसिपल वैल्यू ज़्यादा है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ लिख दी। ये म्यूनिसिपल वैल्यू यहाँ पे 1 लाख हो गया। तो स्टैंडर्ड रेंट का फिर क्या काम है? स्टैंडर्ड रेंट का तब काम है कि फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा हो, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट से वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड रेंट से वो एक्सेस हो रहा है तो हमको स्टैंडर्ड रेंट ही लिखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाऊँ आके कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें यहाँ पे इसका रेंट दिया हुआ है 1,40,000 का दिया हुआ है, यहाँ पे एक का 1,40,000 दिया हुआ है, फेयर रेंट आपका 90 दिया हुआ है, म्यूनिसिपल वैल्यू आपका 1,40,000 दिया हुआ है। अब ये दो रेंट हैं, तो इस रेंट के हिसाब से जैसे ये 1,40,000 है तो आप जो एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे लेंगे तो 1,40,000 लेंगे, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हो रहा है तो उस मतलब कंडीशन में आपको 1,20,000 लिखना होगा। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि फेयर रेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट से कम है तो हमको फेयर रेंट लिखना पड़ेगा, तो फेयर रेंट आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको स्टैंडर्ड रेंट लिखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, ये ए और बी नाम इसीलिए डाला है, नहीं तो इसका नाम लिखना पड़ता फेयर वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू, है ना। तो हमने ए और बी, विच एवर इज ग्रेटर या हायर, इसके साथ एक कंडीशन, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड रेंट से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं फिर से इसको 1 लाख कर दे रहा हूँ, तो इन दोनों में 1 लाख है और स्टैंडर्ड वैल्यू से कम है, तो यहाँ पे तब उस कंडीशन में स्टैंडर्ड वैल्यू का कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पे 1 लाख लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट हमारा ज़्यादा है और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कम है, इसमें से कोई भी एक ज़्यादा है या दोनों ज़्यादा हैं, तो उस कंडीशन में हमें स्टैंडर्ड रेंट लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है एक्चुअल रेंट। यहाँ पे ये एक्चुअल रेंट हो जाएगा, तो एक्चुअल रेंट को लिखेंगे। एक्चुअल रेंट अभी हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे लिख रहे हैं। एक्चुअल रेंट मतलब जो टेनेंट से आपको रियल रेंट रिसीव हुआ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक्चुअल रेंट आपका रिसीव हुआ है 1,30,000 हुआ है,
तो ये 1,30,000 हमने एक्चुअल रेंट लिख दिया। अब एक्चुअल रेंट यहाँ पे 1,30,000 रिसीव हुआ है, तो 1,30,000 चलिए कोई तरीके से नहीं आ रहा है, एक्चुअल रेंट आपका 1,20,000 रिसीव हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आपका आया था, तो यहाँ पे ये था एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 1,00,000 था, और जो एक्चुअल रेंट है आपका, एक्चुअल रेंट आपका यहाँ पे 1,20,000 है। अब इन दोनों में जो एक्सेस होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे विच एवर इज़ हायर, तो वो मेरा होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसको बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इन दोनों में हायर कौन सा है, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हायर है यहाँ पे 1,20,000। पहले वाले में एक्सपेक्टेड में हमने इन दोनों को कंपेयर किया, जो हायर था बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले में इन दोनों को कंपेयर किया तो ये मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आया। अब एक्चुअल रेंट में बहुत सारी चीज़ें भी दी होती हैं। एक्चुअल रेंट में ये दिया रहता है कि जैसे मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट जैसे हमने टेनेंट को घर पे दिया है, घर रेंट पे दिया हुआ है, तो टेनेंट वहाँ कुछ मंथ नहीं रहा, या टेनेंट को पूरे साल के लिए रेंट पे नहीं दिया, और जब टेनेंट वहाँ पे वैकेंट रहा, घर पे वैकेंसी रही घर पे, तो उस टाइम मकान मेरा खाली रहा। एक कंडीशन वो है। एक कंडीशन ये है कि हमने टेनेंट को यानी किराएदार को हमने कोई रेंट दिया, और रेंट में देने पे वो कुछ मंथ वहाँ पर खाली रहा। खाली रहने के टाइम पे ओनर ने सेल्फ़ रेजिडेंस या सेल्फ़ पर्पस के लिए उसको यूज़ किया, तो उसमें यहाँ पे कंडीशन इसकी बदल जाएगी। चलिए वो भी आगे बताएंगे, नहीं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पहले एक इसका प्रोफार्मा बना देते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं कि कैसे क्या होता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये होती है कि ये रेंट सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब आपके बताए अनुसार रेंट नहीं माना जाएगा। जो आपने रेंट बता दिया बस वही रेंट को एक्सेप्ट कर ले गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपल ऑफिस, रेंट मेरा ये माना जाएगा। अब इसके बाद इसमें क्या माइनस किया जाता है, म्यूनिसिपल टैक्स। ये म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया जाता है। जैसे म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे मेरा 10,000 है, तो 10,000 आप इसमें माइनस कर देंगे। देखिए जो म्यूनिसिपल टैक्स है या तो गिवन होगा, या तो म्यूनिसिपल टैक्स आपको कैसे निकालना पड़ेगा, या तो ये परसेंटेज में होगा। ये म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में लिखा है कि 10% म्यूनिसिपल वैल्यू पे लगता है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स के बारे के मतलब आगे लिखा है कि 10 जो है परसेंट है, तो ये हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू पे लगाया जाता है। तो 1,00,000 अगर म्यूनिसिपल वैल्यूशन है तो 10% उसका 10,000 होगा। अब इसमें और भी चीज़ें डिडक्ट होती हैं। चलिए जो डिडक्ट होता है, जो ऐड होता है, वो मैं यहाँ बताता चलूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे टेनेंट वैकेंट रहा, यानी कि टेनेंट कुछ मंथ बिज़नेस में मतलब फर्म में मतलब हाँ हाउस में आपके रहा ही नहीं, तो वैकेंसी रही उसकी, तो उसका रेंट तो देगा नहीं वो। चलिए वो बात तो अलग हो गई, ठीक है, उसको भी बाद में बताएंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि टेनेंट पूरे मंथ रहा और उसके अलावा उसने कुछ मंथ के पैसे आपको नहीं दिए, तो ये होगा अनरियलाइज्ड रेंट। ये यहाँ पे नहीं माइनस किया जाता है एक्चुअल रेंट में, ये यहाँ माइनस किया जाता है। इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20,000 का है, उससे रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ, तो ये हम माइनस कर देंगे। एक इसमें दूसरी चीज़ होती है कि प्रीवियस ईयर। जैसे मान लीजिए कि हम आपको अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में फ़र्स्ट में मैं बता ही चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे 2025 से 2026 का अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका जो असेसमेंट ईयर होगा, जिस साल इसका टैक्स दिया जाएगा, वो 2026 से 27 होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर में जब अकाउंट बनाया जाता है तो वो प्रीवियस ईयर बोला जाता है, वो प्रीवियस करंट ईयर ही माना जाता है। हम वहाँ पे वो नहीं बता रहे हैं। अनरियलाइज्ड रेंट हमारा ये है कि जो करंट प्रीवियस ईयर में जो टेनेंट मकान में रहा है, उस वक्त उसने कुछ मंथ या एक जो है मंथ का उसने रेंट नहीं दिया है, तो वो डिडक्ट कर देंगे। एक ही होता है कि उससे पहले मंथ का कोई अगर रेंट अगर अनरियलाइज्ड हुआ हो, तो अब वो रियलाइज्ड हो रहा है यानी रिसीव हो रहा है, यानी एक्रूड रियलाइज्ड हो रहा है। एक्रूड इनकम एक तरीके से मान लीजिए कि पिछली इनकम हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव, अब ये रिसीव हो गया, कोई पुराना मेरा रेंट था, अब वो रिसीव हो गया, तो ये 10,000 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो देखिए 1,20,000 है, इसमें ये 30 यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 90,000, ये यहाँ पे 90 बचेगा,
और फिर 10,000 ऐड कर देंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ होगा इसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, और कुछ लोग इसको खाली एनुअल वैल्यू ही बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी घर, जैसे मान लीजिए आपका खाली पड़ा हुआ है, आप उसको रेंट पे देना चाहते हैं, टेनेंट को देना चाहते हैं, तो रेंट में आपने वाइट वॉश कराया, कुछ लाइटिंग का काम कराया, कुछ रिपेयरिंग का काम कराया। ठीक है। अब उस टेनेंट से 1 साल में आपको 1 लाख रुपए का रेंट मिला और आपके ये कराए हुए खर्चे 20,000 हैं, तो आप म्यूनिसिपल ऑफिस को क्लेम करेंगे कि 20,000 एक्सपेंसेस मेरे माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का जो रेंट रिसीव हुआ है उसमें 20,000 रुपये के तो मेरे खर्चे चले गए हैं। तो आप उससे ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो 80,000 पे टैक्स लगाए। गवर्नमेंट उन एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस का कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि आपने पुताई करवाई उसमें कितने पैसे लिखे दे रहे हैं, मज़दूरों से रिपेयरिंग कराई उसमें कितने पैसे करे दे रहे हैं, कराई कम आप ज़्यादा लिखे दे रहे हैं ताकि आपका टैक्स कम आए, प्रॉफिट कम शो करे। इसीलिए गवर्नमेंट सिर्फ एक एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करता है, वो है म्यूनिसिपल टैक्स। जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया होगा उसकी रिसिप्ट होगी, वो गलत हो नहीं सकता। हाँ, ये आपके बाकी एक्सपेंसेस आपने किए हों ना किए हों, गवर्नमेंट की तरफ से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जो नेट एनुअल वैल्यू पे निकाला जाता है। यानी 30% आपको छूट मिलेगी। यानी 30%, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का 30% 30,000 है, चाहे भले ही आपने 20,000 रुपये खर्चा किए हों घर को रिपेयरिंग कराने में, रेंट पे देने के लिए, लेकिन 30,000 गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है, यानी नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। तो 30% इसका कितना होगा? 30,000। अब ये इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 70,000 का आएगा। अब इसमें देखिए 2 चीज़ें और की जाती हैं जिसको सिर्फ अभी हम लिखे दे रहे हैं, उसके बारे में आज बताना पॉसिबल नहीं है। एक इसमें होता है उस घर के पर्पस के लिए लिया हुआ लोन, आपको वो भी माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। बस थोड़ा सा ये बता दें कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, कि उस घर के, जो घर आपने लेट आउट दिया है, लेट आउट वाले घर से रिलेटिव आपने उसके जो है मतलब रिपेयरिंग के लिए, उसको बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट आपका ड्यू रह गया है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखा जाएगा। एक यहाँ पे होगा प्री कंस्ट्रक्शंस, इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शंस। प्री कंस्ट्रक्शंस का होता है प्रीसीडिंग ईयर्स होते हैं, मतलब प्रीसीडिंग ईयर्स यहाँ पे देखे जाते हैं कि कंस्ट्रक्शंस करते वक्त जब लोन लिया हुआ है, आपने जिस साल लोन लिया हुआ है, जैसे आप 2025 से 26 का अकाउंट बना रहे हैं, तो 25 और 26 का अकाउंट बनेगा, 26 से 27 में असेसमेंट ईयर होगा, असेसमेंट ईयर में अकाउंट बनेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 2010 में इस घर के प्रोडक्शन के लिए, इस घर को ख़रीदने के लिए, इस घर के रिपेयर के लिए आपने रेंट लिया है, तो आपने अगर 2010 में लोन लिया हुआ है और उसका कंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुआ है 2014 तक, 2015 तक, 2016 तक, तो उतने टाइम पीरियड के लिए वो लोन का इंटरेस्ट होता है। इसको डिटेल में नेक्स्ट इसके पार्ट में बताएंगे, और उसमें 1/5 से इसको डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, कितने साल का इंटरेस्ट होता है, सब कुछ। तो मेन अभी इसका जो है फॉर्मेट ये है, प्रोफार्मा ये है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो छूट गई हैं वो बता दें। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर नेट एनुअल वैल्यू यहाँ पे नील आएगा, जैसे मान लीजिए ये सब चीज़ें ज़्यादा आ गई, अगर ये नील आएगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई तभी होगा जब यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, यानी कि 1 लाख का अमाउंट आ रहा है। ठीक। देखिए यहाँ तक का टॉपिक तो बिल्कुल एक्सप्लेन आपका हो चुका है। म्यूनिसिपल टैक्स भी आपको समझ में आ गया है, अनरिलाइज रेंट भी आपको समझ में आ गया है। अनरिलाइज रेंट कोई प्रीवियस ईयर का था, वो रिसीव हुआ है, तो ये मेरी इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो इसको ब्रैकेट में हम डिनोट कर दें, मतलब यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये माइनस में करना है और ये प्लस में करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको समझ में आ गया कि आप जो खर्चे करते हैं तो आप उसके क्लेम करते हैं, लेकिन वो क्लेम आपके जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, 30% आपका डिडक्शन माना जाएगा। अब यहाँ पे ये वैकेंसी का टाइम पीरियड यहाँ पे हो रहा है कि ये वैकेंट को कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। वैकेंसी से पहले एक और बता दें कि लेट आउट में यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि जैसे आपके पास एक घर है,
और एक दूसरा घर है। एक घर ओनर सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज़ करता है और दूसरा घर उसने लेट आउट दिया है, तो दोनों घर की म्युनिसिपल वैल्यूएशन अलग अलग होगी। ठीक है, तो दोनों जो है घर की म्युनिसिपल वैल्यूएशन अलग होगी। जैसे एक ही घर आपके पास बहुत बड़ा है, उसमें आप भी रहते हैं, उसमें आपने टेनेंट को भी दिया हुआ है, तो म्युनिसिपल वैल्यू एक ही निकलेगी। टेनेंट वाले पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू अलग जो है निकाल के आपको वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से समझ लीजिए कि जैसे दो हाउस हैं, यहाँ पे दो घर हैं और दोनों घर के अलग अलग हैं, दो अलग अलग घर हैं, एक यूनिट नहीं है, दो अलग अलग हाउस हैं, दोनों में अलग अलग मीटर लगे हैं, सब अलग अलग हैं। तो दोनों घर में, एक घर में ओनर खुद रहता है, सेल्फ रेजिडेंस करता है या प्रोफेशन करता है, तो वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर हेड में। ठीक है, और जो घर आपका खाली पड़ा हुआ है, जो आपने किसी को किराए पे दिया हुआ है, तो लेट आउट वाले घर पे अगर वो अलग पड़ा हुआ है तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसकी अलग होगी। लेकिन अगर एक ही घर में टेनेंट भी रहता है, ओनर भी रहता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू एक होगी, तो लेट आउट वाला पोर्शन आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें यहाँ पे देखिए वैकेंसी टाइम पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 मंथ्स यहाँ पे वैकेंट रहा है, 3 महीने यहाँ पे वैकेंट रहा है, 3 महीने यहाँ पे ओनर नहीं रहा है, तो एक्चुअल रेंट यहाँ पे 1,20,000 है। अब यहाँ पे 3 महीने यहाँ पे टेनेंट नहीं रहा है, तो वैकेंट को यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक वैकेंसी टाइम में, यहाँ पे लिखें इन वैकेंसी टाइम, यहाँ पे वैकेंसी टाइम में घर बिल्कुल वैकेंट रहा है, खाली रहा है, उसमें कोई भी नहीं रहा है। एक सेकंड इसमें बताएं कि इन वैकेंसी टाइम यानी खाली टाइम में, वैकेंसी टाइम में यहाँ पे क्या हुआ है, ये वैकेंसी टाइम है, इसमें वैकेंसी टाइम में ओनर यहाँ पे रहा है, ओनर ने यहाँ पे ऑक्यूपाइड किया हुआ है, यानी ओनर उस जो है दरमियान रहा है। अगर 3 महीने का, पहले ये वाला टॉपिक समझिए कि 3 मंथ्स का अगर वैकेंट टाइम रहा है तो 1,20,000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट आ रहा है, यानी 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 होगा, और 3 मंथ यहाँ पे वैकेंट है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 होगा। तो यहाँ पे जो रेंट हो रहा है वो 90 हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें रेंट यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 90, यहाँ पे 90,000 लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों में कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में, तो यहाँ पे जो कम होगा वो लिखना पड़ेगा 90। अब ज़्यादा वाली बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वैकेंसी टाइम पीरियड में घर वैकेंट रहा, ओनर उस वक्त नहीं रहा है, तो ओनर अगर ना रहे वैकेंसी टाइम में तो जो दोनों में कम होगा वो लिखा जाएगा। मतलब जैसे अगर जैसे मान लीजिए एक्चुअल रेंट कम होगा तो वो लिखा जाएगा। अगर एक्चुअल रेंट मेरा 90,000 है तो हमें 90 ही लिखना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें 1,20,000 के बजाय यहाँ पे 90 लिखना है। एक्चुअल रेंट को देखेंगे अगर ये कम है, अगर वैकेंसी टाइम में वैकेंट होने के वक्त भी रेंट ये ज़्यादा रहा है तो फिर ज़्यादा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन करिए, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो लिख दीजिए। लेकिन वैकेंसी टाइम में ओनर अगर यहाँ पे नहीं रहा है, ठीक है, और वैकेंसी टाइम के वजह से एक्चुअल रेंट मेरा कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको कम रेंट लिखना पड़ेगा, यानी 90 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वैकेंसी टाइम में ओनर ने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, यहाँ पे ओनर खुद रहा है, तो उस कंडीशन में हमें कम वाला नहीं देखना होगा। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा, एक्सपेक्टेड रेंट अगर ज़्यादा होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखेंगे, और अगर यहाँ पे आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा तो वो लिखेंगे। तो वैकेंसी टाइम में ओनर अगर सेल्फ रेजिडेंस कर रहा है, सेल्फ प्रोफेशन कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखना है, आप बस ये समझ लीजिए कि वैकेंसी टाइम में अगर टेनेंट नहीं रहा है वैकेंसी टाइम में, तो वैकेंसी टाइम में मकान बिल्कुल खाली रहा है, तो उसके वजह से अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो हमें एक्चुअल रेंट लिखना पड़ेगा इन दोनों में टैली करने में। लेकिन अगर वैकेंसी वक्त में ओनर ने सेल्फ रेजिडेंस पर्पस के लिए, सेल्फ मतलब प्रोफेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर एक्चुअल रेंट कम है तो एक्चुअल रेंट को ना लिख के हमें 1,00,000 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को भेजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इसमें हाउस प्रॉपर्टी की बची हुई सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो इस वीडियो में मतलब मिस रह गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।